हेलो देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन। उपस्थित हुआ हूँ 11वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक काव्यखंड की एक कविता सवैये के साथ पद्माकर, जो कि रीतिकाल के अंतिम चरण के सबसे बड़े चित्रकार थे, प्रकृति के चित्रकार कवि थे वे। अब देखते हैं उनके, हालांकि इसमें किताब के अंदर शीर्षक में कोई सवैया या पद ऐसा उल्लेख है नहीं, 1 2 3 करके 3 सवैये दिए गए हैं, तो हमने सवैया लिखा हुआ है। पद्माकर का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंदर 1753 में हुआ था और 1833 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया था। और ये इनका थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन परिचय अगर उस पर दृष्टिपात करें तो ये रीतिकाल के अंतिम समय के कवि थे और बहुत बड़े चित्रकार कवि थे। प्रकृति के तो ये खास करके, हालांकि दरबारी कवि थे, लेकिन प्रकृति को और प्रेम को वो बड़े अच्छे से चित्रित करते थे अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं के अंदर। और अंतिम राजकवि, कई राज दरबारों में रहे, जयपुर में और उत्तर प्रदेश में कई राज दरबारों में। और इनके कवि के, इनके पितामह और उनके पिता, मतलब पूरा का पूरा खानदान सब कवि ही हुए, इसलिए इनके कुल खानदान का नाम ही कविश्वर पड़ गया, है ना। कविश्वर कुल ऐसा नाम पड़ गया। और कविराज शिरोमणि की उपाधि इन्होंने प्राप्त की थी। इनकी रचनाएं देखें, हिम्मत बहादुर गिरदावली, पद्माभरण जगत विनोद, राम रसायन और गंगा लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये जो 3 सवैये हैं, तीनों सवैयों का प्रसंग कुछ इस तरह से है कि पहला जो सवैया है उसमें उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है और प्रकृति ऋतुओं से संबंधित होती है। ऋतुओं का राजा वसंत होता है, तो जाहिर सी बात है कि वसंत ऋतु का वर्णन एक नवयुवक के रूप में किया है। दूसरे में समाज एवं सखी सहेलियों की निंदा आलोचना की परवाह किए बिना गोपियां कृष्ण की प्रेम भक्ति में डूबी रहना चाहती हैं, इस बात का वर्णन किया गया है। तीसरे में इन्होंने ऋतुराज वर्षा ऋतु जो कि बहुत से परिवर्तनों को जन्म देने वाला होता है, अपने आप में प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, सब और आनंद का वातावरण होता है, क्योंकि जब वर्षा होती है तो सब प्रसन्न होते हैं, मोर नाचते हैं। इन सब का बड़ा ही विशद वर्णन और सुखद वर्णन किया है इन्होंने। और वर्षा को, मेघ को, यानी कि मेघ की जो वर्षा हो रही है वह दरअसल नेह यानी कि प्रेम की वर्षा हो रही है, ऐसा कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। देखते हैं इन तीनों की, ये इस तरह से तो हम यहाँ पर मान लीजिए पहला सवैया आएगा तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये प्रसंग है। उसके बाद व्याख्या देखते हैं लाइन बाय लाइन। और भांति कुंजन में गुंजरत भीड़ भौर, झाड़ियों में, कुंजों में, उपवनों में भौरों का जो झुंड है, भौरों का जो समूह है, वह और ही तरह से, मतलब बहुत ही आनंदित तरीके से गुंजार कर रहे हैं। और डौर झौरन पे बौरन के हुए गए, और बड़े बड़े दरख्तों पर, पेड़ों पर, आम के पेड़ों पर बौर आ गए हैं। वसंत ऋतु में बौर आ गए हैं और नए नए कोमल लाल और तरह तरह के रंगों के पत्ते आ रहे हैं, बौर आ रहे हैं। कहे पद्माकर सु और भांति गलियों और उपवनों की जो शोभा है वह और ही तरह की हो गई है, जो कभी नहीं होती है, ऐसी सुंदरता फैल गई है पूरे चारों ओर गलियों में, कुंज गलियों में। और क्या, छलिया छबीले छैल और छवि छुए गए। छलिया, नवयुवक की तरह से यहाँ मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है इन्होंने, उसकी चर्चा बाद में कर। छलिया छबीले छैल, ये एक सुंदर नौजवान के लिए, नवयुवक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और वसंत को उन्होंने ऐसे ही सुंदर सजीले नौजवान के रूप में चित्रित किया है। तो वो जो छलिया है
जो छल के अभी आया चला जाएगा ना, कुछ ही समय वो तो फिर ऋतु परिवर्तन होगा, तो वसंत ऋतु चला जाएगा तो छलिया चला जाएगा, छल के चला जाएगा। लेकिन जितनी देर के लिए है वह वो सौंदर्य तो है ही, और उसकी जो शोभा है, उसका जो सौंदर्य है वो हर किसी को सम्मोहित कर लेने वाला सौंदर्य है। और भांति विहग समाज में आवाज होती, पक्षियों में जो कलरव हो रहा है, गुंजार हो रहा है, वो और ही तरह से हो रहा है। कोयल कूक रही है और तरह तरह के पक्षी जो है अपनी मधुर आवाज बिखेर रहे हैं, तो वातावरण में एक मधुर संगीत सा गुंजायमान हो रहा है। और ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वय गए, बस कुछ ही दिन रह गए ऋतुराज वसंत के, फिर चला जाएगा ये ऋतु। और ये ऋतु जब चला जाएगा कोई और ऋतु आ जाएगा और रस। लेकिन अभी जब तक ये छल छबीला युवक की तरह, युवक रूपी, यहाँ हम कह सकते हैं मानवीकरण अलंकार है, ये जो युवक है वसंत राज है, ऋतुओं का राजा वसंत है, वह कैसा आनंद दे रहा है। आनंद ही किसी और तरह का है, और भांति, यहाँ और ही तरह का आनंद है। और रीति देखो, जहां तहां अपने ही रिवाज में, अपने ही रंग ढंग में सब प्राकृतिक उपादान जो है रंगे हुए हैं। और राग और रंग, तरह तरह के फूल खिले हैं, तरह तरह के रंगों वाले, सुगंधों वाले, और राग संगीत का वातावरण चारों ओर, भौरों का गुंजार, कोयल की कूक, सब संगीतमय वातावरण उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद देखते हैं, और तन और मन और बन हुए गए। तन भी और ही तरह का, शरीर भी बहुत ही अजीब किस्म का आनंद अनुभव कर रहा है। मन में भी एक अलग ही किस्म का आनंद अनुभव हो रहा है। और जंगलों में, उपवनों में, वनों में भी एक आनंद का वातावरण छाया हुआ है। चारों तरफ बहार ही बहार है। ये इस पहले सवैये का वर्णन है, उसकी व्याख्या है। दूसरे सवैये की व्याख्या देखते हैं, जिस इस सवैये में दूसरे में इन्होंने जो है बताया है, सहेली गोपियां किसी भी तरह की चिंता किए बिना, किसी भी बात की परवाह किए बिना, वो निंदा हो, बुराई कर रहा हो, कोई पड़ोसी कर रहा हो, सहेलियां कर रही हो, घर के लोग कर रहे हो, सबकी परवाह किए बिना जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रेम भक्ति में लीन रहना चाहती हैं, डूबे रहना चाहती हैं। ये वर्णन है। कहते हैं कवि पद्माकर, देखिए कितनी लहराती हुई सी गतिमय भाषा, गतिमयता है भाषा में। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जौ लगी कछु को कछु भाखत भनय नहीं। वो जो गोकुल की जो गोपियां हैं, गायें हैं, इनका जो सौंदर्य दिख रहा है, जो लग रहा है, जो दिख रहा है, वो बयान करते नहीं बनता, उसका वर्णन करते हुए नहीं बनता है। अनुप्रास की छटा बिखरी हुई है, जरा गौर कीजिएगा। अनुप्रास वहां होता है जहां व्यंजन वर्ण बड़े हैं, एक क्रम में आते चले जाते हैं। जौ लगी कछु को कछु भाखत भनय नहीं, सौंदर्य का वर्णन करते हुए नहीं बन रहा है। जो कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दौरी गुण अवगुण गणय नहीं। आगे पीछे महिलाएं, सखियां और लोग कोई भी किसी भी तरह से निंदा करें, बुराई करें, किसी की परवाह नहीं करती, किसी को गिनती ही नहीं, किसी की कोई परवाह नहीं करती हैं। तौलो तौलो चलित चतुर सहेली याही काऊ कहूं। कहते हैं कि कोई बहुत चालाक सखी हो, वो भी अगर किसी तरह से निंदा कर रही हो, किसी भी तरह से समझाने के रूप में या बुराई करने के रूप में या उलाहना देने के रूप में, किसी की कोई परवाह बिल्कुल ही नहीं है। नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं।
अब वो अच्छी ही तरह से, नीके यहाँ मैथिली भाषा का ये बहुत सुंदर शब्द है, अच्छी ही तरह से कोई बखान करता है, कोई बेच के ना छिलके उतार उतार करके सारी बात परोस दे, कहीं भी गलियों में, कुंज में, पड़ोस में, पास में, इधर उधर, आजू बाजू, आगे पीछे, कहीं भी किसी के सामने कोई परवाह नहीं, कोई गिनती नहीं, किसी की कोई बात ही नहीं मानती। हाँ तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, हमारा तो मन जो है वो श्याम रंग वाले मुरली बजाने वाले वंशीधर गोपाल कृष्ण के प्रेम में ही डूबे रहते हैं। और तो कहीं उन्होंने मान लो कि सारा चित्त, ध्यान, मन सब कुछ चुरा के रखा हुआ है। बोरल तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं, कितनी अच्छी बात कही है। ध्यान उसमें लग गया तो लग गया, अब उसमें से ध्यान हटाते बनता ही नहीं है। अर्थात गोपियां प्रेम के, कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी हुई हैं कि किसी की परवाह नहीं करती, और चाह करके भी उधर से अपना ध्यान दूसरी ओर नहीं लगा पाती हैं। ये प्रेम और नैसर्गिक प्रेम का परिचायक है। ये भक्ति का अनुपम उदाहरण है। अंतिम और तीसरे सवैये में इन्होंने वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। देखते हैं, कुछ इस तरह से इसकी व्याख्या है। भौरण को गुंजन विहार बन गुंजन कुंजन में, जंगल में, कुंज में, झाड़ियों में भौरे गुंजायमान कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में भी भौरे गुंजते हैं। केवल वसंत ऋतु ही बहुत सुंदर ऋतुओं का राजा तो है ही, लेकिन अन्य ऋतुओं को भी अपनी विशेषताएं हैं। देखिए वर्षा ऋतु की क्या विशेषताएं हैं। भौरों को गुंजन, भवरों का गुंजार हो रहा है। कहाँ? बिहार वन कुंजन में, और जंगलों में, उपवनों में वो घूम रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। मंजुल मलारन को गावनो लगत है, ऐसा लगता है कि एक मल्हार राग होता है जो ऋतु काल में, वर्षा ऋतु काल में उसको विशेष रूप से गाते हैं। उसका राग ही यानी कि संगीत ही गुंजित हो रहा है भौरों के गुंजार में। कहे पद्मा कर गुमान हूं तय मान हूं नहीं, कोई अभिमान तो करने की बात है नहीं कि इतना सुंदर है ना। मानो तो प्यारो मन भावनो लगत है, और अगर मानो तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। वर्षा ऋतु बहुत ही मन को लुभाने वाला है। दृश्य चारों ओर का, वर्षा टिपटी भौरों का गुंजार करना, मधुर संगीत का वातावरण में गूंजना, और वर्षा की मधुर संगीत अब अनुपम छटा बिखेरती हुई जो उसकी सुंदरता है, वह आगे क्या, प्राणों तो प्यार, प्राण से भी प्यारा, मन भावन, मन को लुभाने वाला लगता है। मोरन को शोर, मोर जब बोलते हैं वर्षा ऋतु में, उनका बोलना ही अपने आप में, शोर करना मतलब मधुर आवाज करना। मोर भी बहुत अच्छी आवाज निकालते हैं। घनघोर चहुओरन, और चारों तरफ घनघोर वर्षा जब होने लगती है तो चारों तरफ एक शोर सा पैदा होता है। बहुत वर्षा का ही अपना ही धुन उसकी होती है, अपना ही संगीत होता है। इसीलिए बाबा नागार्जुन ने एक जगह लिखा था, पकड़ वारी की बूंद झूमता है मेरा मन। जो वर्षा का सौंदर्य है, वारी यानी कि वर्षा का जो सौंदर्य है, पानी का जो टपकते हुए पानी का बूंदों के रूप में, वह अनुपम है। उसका संगीत ही एक अलग किस्म का संगीत है। हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। इतना ही नहीं, वर्षा ऋतु में सावन, कहते हैं ना, सावन अपने आप में मनभावन होता है। ये बहुत अच्छा गीत है, सावन मनभावन। सावन पे तो कई फिल्में और कई संगीत और पता नहीं क्या क्या रचा जा चुका है, हम सभी जानते हैं, है ना। तो इसमें जो झूला झूलने की जो परंपरा है, परंपरागत झूला लगाते हैं, पेड़ों से लटकाते हैं, उस पे झूलते हैं। वो जो झूले लगे हुए हैं बरसात में, है ना, सुन 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 बरसात की धुन सुन, है ना, बहुत सुंदर गीत है ये। तो वो जो झूले से लगे हुए हैं, उसकी छवि जो है बहुत ही अच्छी है, उसका सौंदर्य बहुत अच्छा है। नेह बरसावन में, मेह बरसावन में, मेघ जो नेह रूपी, प्रेम रूपी वर्षा जल दे रहा है, बरस रहा है मेघ, यह प्रेम की वर्षा ही तो कर रहा है, जो कि सावन में झूली वो सुहावनो लगत है।
और श्रावण मास में, सावन के महीने में झूलना एक मन को लुभाने वाला दृश्य होता है और मन को बहुत ही प्रफुल्लित कर देने वाला होता है। निश्चित रूप से ऐसा ही दृश्य होता है जो वर्षा काल होता है, वर्षा ऋतु होती है। तो इस तरह से हमने देखा देवियों सज्जनों प्यारे छात्रों, इन तीनों सवैयों की व्याख्या देखी। इन व्याख्याओं से प्रश्नों के उत्तर देने में बड़ी आसानी होगी और जब परीक्षा में आप व्याख्या लिखोगे तो सारे प्रसंग के रूप में आप ये सब चीजों का उल्लेख करोगे, कवि का परिचय का उल्लेख करोगे और फिर जो मान लीजिए पहला आया है तो बसंत का है, प्रकृति का सौंदर्य है, दूसरा है तो वो गोपियों का वर्णन है, तीसरा है तो उसमें जो है वर्षा ऋतु का वर्णन है। इस तरह से आप अपनी व्याख्या लिख सकते हैं। अब देखते हैं व्याख्या करने के बाद हम देखते हैं भाषा शैली की क्या विशेषता है। पहले ही बता चुका हूं इनकी भाषा में जो प्रवाह पूर्णता होती है, जो छंदबद्धता होती है वो गजब की होती है। अनुप्रास तो बिल्कुल ही बिखरा हुआ होता है, ऐसा अलंकार है ये ना। प्रवाह पूर्णता है, उसके बाद गेयता, गा सकते हैं ना, कितने धुन में गाया जाने वाली कविता है ना। सजीवता है ना, कहते हैं ना मूर्तता प्रदान कर देते हैं, ये ऐसा वर्णन करते हैं, ऐसे शब्द रचना करते हैं कि बस किसी चीज को जो है सजीव बना देते हैं। ये क्षमता और अनुपम क्षमता इन्हीं में है और बहुत कम कवियों में है इस तरह की। छंदोबद्धता हम देखते हैं, छंद कौन सा है, सवैया छंद है। भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है, उसमें मैथिली के शब्द भी है, अवधि के भी शब्द हैं। सरसता तो रसपूर्ण भाषा है, सुव्यवस्थित है ना। अनुप्रास की शोभा देखिए, यहाँ वहाँ हर जगह बिखरी पड़ी है और छंदोबद्ध रचना है, सवैया छंद है। मैं इन सभी शब्दों को क्या नाम है, मैथिली, ब्रज और अवधि, तीन भाषाओं के मुख्य रूप से इसमें शब्द हैं। प्राकृतिक और प्राकृत और वो पुरानी भाषा के शब्द तो होते ही हैं, उन्हीं से सभी भाषाओं का धीरे धीरे विकास हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं अलंकार। जो पहला पद है ना, जो जिसमें वसंत का वर्णन किया है, ये वसंत को छैल छबीला युवक दिखाने का मतलब है कि मानवीकरण किया गया है। तो मानवीकरण प्लस अनुप्रास तो इधर उधर बिखरा हुआ है, उसमें कहने की बात नहीं है। उसके बाद दूसरे और तीसरे पद में अनुप्रास तो हर जगह पर है, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेक्षा भी है दो स्थानों पर। देखते हैं वो दो स्थान कौन से हैं। एक तो मानहू, जहाँ तीसरे में वर्षा ऋतु वाले में, और एक दूसरी लाइन है जहाँ पर इन्होंने गोपियों का वर्णन किया है। तो आप उसमें देख सकते हैं उत्प्रेक्षा, मानहू, मनहू, तानहू, है ना, ये सब जहाँ पर होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये हमने देखा इस तरह से अलंकार और गुण, माधुर्य गुण संपन्न सवैये हैं तीनों। माधुर्य गुण का जो है ना बहुत ही सुंदर उसकी योजना की गई। यू फॉर वॉचिंग। जिन छात्रों ने, जिन देवियों सज्जनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू अगेन। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, नमस्कार।